दोस्तों, भारत हमारा वो महान देश है जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि देश के लिए कौन सी सबसे गंभीर समस्या है। ये तय करती है सरकार कि वक्त के हिसाब से कौन सी समस्या कितनी गंभीर है, किस पे बहुत ज़रूरी है कि कुछ कदम उठाए जाएं। ये आम जनता नहीं, ये देश के नेतागण, ख़ास तौर पे देश की सरकार तय करती है कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और किसके खिलाफ़ हमें सबसे ज़रूरी कदम उठाने हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, पिछले 2 साल से पैंडेमिक काल चल रहा है, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। हमारे देश में भी इस पे काफ़ी असर पड़ा। हज़ारों लाखों लोग मर गए, हज़ारों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग यतीम हो गए, हज़ारों लोग अस्पतालों में अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से इस देश की सरकार तय करती है कि इस वक्त किसानों का आंदोलन मेन समस्या है, कि इस वक्त धर्मांतरण मेन समस्या है, इस वक्त आतंकवादी गतिविधियां मेन समस्या है। ये तय करती है सरकार। आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। आम लोग रोते रहते हैं, लेकिन सरकार उसी समस्या को गंभीर मानती है जिसका उसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से आप सभी लोगों को सलाम और नमस्कार। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत गंभीर है, सोचने वाली है, समझने वाली है कि 2014 के बाद कुछ चीज़ों की पूरी परिभाषा बदल चुकी है। इस देश में अगर आप सरकार के खिलाफ़ बोलते हैं, आप देशद्रोही हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ़ बोलते हैं, यानी कि आप देश के खिलाफ़ हैं। इसी परिभाषा को लोगों के दिमाग में इतना भर दिया गया कि अब आम जन तक अगर कोई सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ़ बोलता है तो आम लोगों में ये धारणा बन गई है कि ऐसा करने वाला देशद्रोही है, गद्दार है। और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय का अगर कोई भी आदमी अपनी मांगों को लेकर कोई धरना प्रदर्शन करता है, अपने हक की मांग करता है, तो उसके ऊपर रासुका लगा दिया जाता है, UAPA एक्ट लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी ज़मीन कुर्क कर दी जाती है, उसके मकानों को गिरा दिया जाता है, सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और यही कुछ शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से। और ये क्यों शुरू हुआ है ये आप भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है, 2022 यानी अगले साल चुनाव आने वाले हैं। एक बार फिर मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए सरकार ऐसी नई समस्याओं को लेकर सामने आ रही है और उसका साथ दे रही है वही गोदी मीडिया, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 2 मौलाना पकड़े गए लखनऊ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो 2 मौलाना जो कभी दूसरे समुदाय से थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनमें से एक का नाम उमर गौतम है, दूसरे का नाम जहांगीर आलम है। ये मौलाना इसलिए पकड़े गए कि इनके ऊपर आरोप है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लालच देकर, पैसे देकर लोगों का धर्मांतरण करते हैं। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद भी ये चीज़ थमी नहीं। आज हमको सुनने को मिला कि एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, और एक व्यक्ति सलाहुद्दीन, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, ये कहते हुए कि इस देश में धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को, एक संप्रदाय विशेष के लोग अपने मज़हब में उनको धर्मांतरित कर रहे हैं। इरफान वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये आरोप है कि वो मूक बधिर की भाषा जानता है। हाथों से, इशारों से मूक बधिरों को किस तरह से उनसे संवाद किया जाए, इरफान इसका एक्सपर्ट है। और ये कोई आम आदमी नहीं है। इरफान वो आदमी है जो प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पे कई बार देखा गया है। ख़ास तौर पे जब मूक और बधिरों को भी अपनी बात पहुंचाने की बात होती है तो प्रधानमंत्री ने
इरफान को स्टेज पर इस काम के लिए रखा हुआ था। और ये इरफान असल में दिल्ली में बाल कल्याण मंत्रालय के अधीन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का सांकेतिक भाषा के अनुवादक के रूप में काम करते हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह के लोग होते हैं जो कि सुन और बोल नहीं सकते, इरफान इंटरप्रेटर का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो दो मौलाना पकड़े गए हैं, उमर गौतम और जहांगीर आलम, इन्होंने मदद ली थी इरफान से उन लोगों को धर्मांतरित करने के लिए जो मूक और बधिर हैं। उन मूक और बधिरों में से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर भी धर्मांतरण का मामला बना दिया गया। उसमें एक का नाम मन्नान और दूसरे का नाम राहुल भोला है। मन्नान यानी मन्नू यादव उसकी उर्फियत है, उसका निक नेम है मन्नान। ये दोनों भी दूसरे संप्रदाय से इस्लाम अपनाए। अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि इन किसी के खिलाफ़ न कोई शिकायत है, न कोई एफआईआर किसी ने किया है, न किसी ने दावा किया है। ये सूत्रों द्वारा या इंटेलिजेंस द्वारा या एसटीएफ या सरकारी मशीनरी द्वारा इस चीज़ का पता लगाया गया और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और ये बताया गया कि इन लोग ज़बरदस्ती या पैसे देकर या लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। वहीं जैसे ही मामला सामने आया, हमने देखा बहुत से सोशल मीडिया पे इन दोनों मौलानाओं के जो करीबी जो धर्मांतरण किए हैं दूसरे मज़हब से, उन्होंने खुल के आके कहा कि भाई हम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है, हमने स्वेच्छा से धर्मांतरण किया है। लेकिन उसके बाद भी चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, सरकार ऐसे बेबुनियादी मुद्दों को लेकर एक बार फिर लोगों के बीच में जहर बोने का काम कर रही है। चीज़ें यहीं पे नहीं रुकी। अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में ट्रेन से जा रहे कुछ लोगों को उतार लिया गया। कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ बुज़ुर्ग भी थे। उनको ये कहकर उतार लिया गया कि ये लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक अंग्रेज़ी का शब्द है जिसे ये कहा जाता है कि बच्चों को ले जाकर बेच देना या उनको लेबर की तरह कहीं काम कराना। लेकिन इन पे आरोप ये लगा कि उस ट्रेन में पकड़े गए जो लोग थे वो इन बच्चों को धर्मांतरण कराने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन जब सच्चाई देखी गई, समझी गई, तो प्रयागराज के कुछ सामाजिक संगठन हैं, वो प्रयागराज स्टेशन गए और मजिस्ट्रेट से मिले और उन लोग को छुड़ाया। और ये पता चला कि वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहे थे। कोई किसी का फूफा था, किसी का मामा था, इस तरह के रिश्ते थे। तो आप देखेंगे कि अभी एक मामला और आया जिसमें ये दिखाया गया कि एक शख्स मेरठ का जेल से छूटकर आया, उसने दाढ़ी रखी हुई थी और उसने भी शायद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया सरकार के लिए कि जेलों में बहुत बड़ा धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सच्चाई क्या है पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सरकार अपना खेल शुरू कर दी है। और ये ऐसा ही खेल हमेशा चलता रहा इस देश में। जब जब हम विकास की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है धर्म का। यही खेल चल रहा है। वहीं पे अहमदाबाद में भी एक गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पे एक व्यक्ति है सलाउद्दीन, उसको गिरफ़्तार सिर्फ इसलिए किया गया है कि उसने कुछ पैसे इन 2 मौलानाओं के अकाउंट में जमा किए थे। जो इनका तंजीम है या जो इनका मदारिस होगा या जहाँ पर ये अपना इस्लामिक रिसर्च सेंटर है या इस्लाम का दावत देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ पैसे दिए होंगे। अब यहाँ पर ये शो किया गया है कि ये सलाउद्दीन ने बहुत मोटी रकम दी है इन दोनों मौलानाओं को धर्मांतरण में मदद करने के लिए। सोचिए, विजय माल्या से बड़ी रकम है शायद नीरव मोदी से बड़ी रकम सलाउद्दीन के पास। लेकिन सरकार बता भी नहीं रही कितने पैसे उसके अकाउंट में डाले गए हैं, इसको भी नहीं शो कर रही है। इतने बड़े बड़े लोग पैसा लेकर भाग गए, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है, इस्लाम के खिलाफ शुरू हो जाता है खेल। जितना हम इस्लाम को गाली देंगे, जितना मुसलमानों को परेशान करेंगे, हिंदू वोटर्स खुश होंगे और वो एकजुट होकर भाजपा को फिर से जिता लेंगे। इसी क्रम में कल कौशाम्बी में भी एक रेड मारी गई। एक मदरसा है, मैं नाम नहीं लूँगा, और वहाँ पर बड़ी यही शक था कि वहाँ पे धर्मांतरण किया जाता है, वहाँ पर जिहाद की पढ़ाई कराई जाती है। यही सब आरोप लगाते हैं। तीसरा कोई आरोप इनके पास है भी नहीं। और ये कहा जाता है वहाँ पे भी कुछ पुख्ता सबूत, कोई भी सबूत नहीं मिला। ऐसा होता ही नहीं है, मैं जानता हूँ ऐसा होता ही नहीं है। ऐसी जगहों पर सिर्फ़ और सिर्फ
पीस की बात की जाती है, इस्लाम की बात की जाती है, इस्लाम की टीचिंग्स की बात की जाती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताए हुए रास्ते हैं उनकी बात की जाती है। और ख़ास तौर पे ऐसे मदरसे में वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो ज़्यादातर यतीम होते हैं या ऐसे परिवारों से होते हैं जहाँ पे खाने को नहीं है। ऐसे लोग इन मदरसों में भेज देते हैं कि चलो इस्लाम की तालीम भी लेगा, इसी बहाने उस बच्चे का पेट भी भरेगा। लेकिन सरकार अपनी कुर्सी के लिए किसी को किसी के साथ भी लड़ा सकती है, किसी के साथ किसी को भी जहर डालकर एकदम बिगाड़ सकती है। वारे सरकार, कब तक चलेगा ये खेल। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाती को ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए और समझिए कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम, नमस्कार।